नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। सुबह से खास तौर से हम आपके लिए ये विशेष प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। लगातार एनआईटी छात्र की आप बीती सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल सुदर्शन न्यूज चाहता है कि एनआईटी के उन छात्रों को जिनके साथ लगातार 1 अप्रैल से इंसाफ नहीं हो पा रहा है, उन्हें इंसाफ मिले, उनकी मांगे जायज है। उनके साथ श्रीनगर के एनआईटी इंस्टीट्यूट में किस तरीके का बर्ताव होता है, जो असलियत आज तक पर्दे के पीछे थी, वो तमाम सच्चाई, तमाम तस्वीरें हम लाने की आपके सामने कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश की जा रही है तथा कथित उन लोगों को जगाने की, उनकी संवेदना को जगाने की, जिनके लिए जेएनयू का कन्हैया तो हीरो है, लेकिन एनआईटी के ये छात्र कहीं से भी हीरो नजर नहीं आते। ये वो छात्र हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान होने पर अपनी आवाज बुलंद की, जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाने की कोशिश की और उन्हें मिली पुलिस की लाठियां। दरअसल एक बार शॉर्ट रिकॉल आपको देना चाहेंगे। 31 मार्च को जब भारत वेस्ट इंडीज का मैच हुआ तो श्रीनगर एनआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने वेस्ट इंडीज की जीत का जश्न मनाया, जिसका विरोध किया कश्मीर के बाहर से आए उन छात्रों ने जो एनआईटी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। गैर कश्मीरी छात्रों ने सीधे तौर पर उन लोगों को सबक दिलाने के लिए भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए, तिरंगा फहराने की कोशिश की। और जैसे ही इनका ये मार्च बाहर आया तिरंगा फहराने के लिए, श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनके साथ जो बर्ताव किया वो बेहद शर्मनाक है। तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि किस तरीके से कहने को ये कॉलेज हिंदुस्तान की सरजमी पर है, लेकिन यहाँ पर जो बर्ताव होता है उसे देखकर लग रहा है कि ये हिंदुस्तान का कोई कॉलेज नहीं, ये तो पाकिस्तान का कॉलेज है, जहाँ पर अगर भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो वहाँ पर छात्रों को मिलती है लाठियाँ। हम सुबह से ही इस खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दरअसल एक छात्र जो सीधे तौर पर गवाही दे रहे हैं, जिन्होंने इस दर्द का एहसास लिया है, जिन्होंने भारत माता की जय कहने पर अपने शरीर पर लाठियां खाई है, चोटें खाई है, वो छात्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनके फ्यूचर को देखते हुए हम उनका नाम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, आपके सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये वो छात्र है जो सीधे तौर पर एनआईटी श्रीनगर में जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आया है। कुछ और खास तौर पे अब इन एनआईटी छात्रों की डिमांड क्या है, जरा एक नजर फटाफट उस पर डाल लेते हैं। आखिर ये छात्र उस इंसिडेंट्स के बाद से, जो 31 मार्च से हुआ, उसके बाद से चाहते क्या है। सीधे तौर पर इन छात्रों की मांग है कि देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एनआईटी कैंपस में अक्सर ऐसी गतिविधियां होती हैं जो देश विरोधी है। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, वो पुलिस वाले जिन्होंने भारत माता की जय के नारे कहने पर इन बच्चों पर लाठियाचार्ज की थी। दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये वो शिक्षक है जो न केवल उस दिन ही इन बच्चों के अगेंस्ट थे, जबकि पूरे साल इन बच्चों के साथ ऐसे अपमानजनक व्यवहार करते हैं जैसे मानो वो इस देश के नागरिक ही ना हो। सीधे तौर पर छात्रों से छीना हुआ झंडा वापस किया जाए। अब सोचिए, इस देश में, देश के सबसे अभिन्न अंग में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एनआईटी में झंडा फहराने पर तिरंगा छीन लिया गया, तो वो झंडा इन्हें वापस किया जाए और एनआईटी को वहां से शिफ्ट किया जाए। ये सबसे बड़ी मांग है और सुदर्शन न्यूज इन तमाम मांगों पर सीधे तौर पर सहजता के साथ समर्थन करता है, क्योंकि ये सच सबके सामने आना चाहिए। और सीधे तौर पर चलिए अब हम आपको कुछ सवाल भी सामने रखना चाहेंगे कि क्यों देश तोड़ने को लेकर आवाजें तो बुलंद हुई थी, लेकिन देश जोड़ने वालों के लिए आखिर वो लोग कहां हैं जो असल में कन्हैया को हीरो मानते हैं लेकिन इन छात्रों को हीरो नहीं मानते। देश तोड़ने की साजिश सीधे तौर पर किस तरीके से कुछ देश विरोधी ताकतें युवा छात्रों को निशाना बनाकर कॉलेज के रास्ते अपना एजेंडा सेट कर रही हैं। देश के लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। देश विरोधी ताकतें अपनी योजनाओं के तहत कॉलेज में पहले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और फिर जब देशभक्त छात्र उनका विरोध करते हैं तो वो सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने लगते हैं। युवा देश का भविष्य होता है, सब जानते हैं। उसे राष्ट्र प्रेम से भटकाने की योजनाएं
प्लांट की जा रही है। लेकिन उन लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में कुछ ऐसे युवा हैं जो इस देश की मिट्टी पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। पहले देश भर में असहिष्णुता को लेकर माहौल तैयार किया गया, फिर देश भर के कॉलेजों में राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को किस तरीके से अंजाम दिया गया वो सबके सामने है। जेएनयू और एनआईटी श्रीनगर में जो कुछ भी हुआ उस पर सवाल उठने लाजमी है। जेएनयू में पुलिस कैंपस के अंदर घुस नहीं पाई। एनआई सीधे तौर पर कन्हैया देश विरोधी नारे लगाते रहा, भाषण देता रहा, लेकिन श्रीनगर के कॉलेज में पुलिस घुसती है, उन छात्रों की पिटाई करती है जो देश का तिरंगा फहराना चाहते थे, जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इन देश विरोधी गतिविधियों को आखिर अंजाम कौन दे रहा है? कौन वो लोग हैं जो सीधे तौर पर देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं? जो मजबूत छवि 2014 में बीजेपी की देखने को मिली, उसे विपक्ष डरा हुआ है। तो ऐसे में हम तमाम सवाल उन लोगों से जरूर कर रहे हैं जो इन छात्रों की सुध लेने तक कभी नहीं पहुंचे हैं। मेरे साथ एनआईटी के वो छात्र भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आप बीती बताने की कोशिश की है। पहली बार किसी मीडिया पर आकर, सुदर्शन न्यूज पर पहली बार आकर ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से और उनके भविष्य को देखते हुए हम उनका नाम और उनकी पहचान आपके सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये वो छात्र हैं जो सच आपके सामने रखेंगे। साथ ही मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जन अधिकार पार्टी से सांसद पप्पू यादव जी भी जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं। और मैं सबसे पहले पप्पू यादव जी के पास जाऊँ, उससे पहले मैं जो छात्र हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैं उनसे जानना चाहूँगी, आप लोगों ने जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की, जो तस्वीरें हमने देखी है, पिटाई हो रही है और इस तरीके से पीटा जा रहा है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, इस पूरे माहौल को देखते हुए क्या पहले भी श्रीनगर के इस कॉलेज में ऐसा इंसिडेंट होता आया है कि आप लोगों के साथ पहले भी ऐसा दुर्व्यवहार होता आया है? मैम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है चैनल को, ये एनआईटी श्रीनगर एक ब्रांड है और मैं ऐसी वो कोई भी जो वारदात हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। ये पहला मसला नहीं है कि हाँ, जो कॉलेज कैंपस है मैम, उस पर पुलिस पहली बार आई है और जो वहाँ की जो पुलिस है, आना तो दूर की बात है, उन्होंने इवन हमारे हॉस्टल है उस पर घुस के मारा है। मतलब बहुत ही गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ मैम वहाँ पर। और अब तक अगर ये घटना कहीं और हुई होती तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पार्टी में, जो भी पार्टी है हमारे समाज में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो सबसे पहले आते। लेकिन एनआईटी श्रीनगर के बच्चों के लिए, जो कि ऑलमोस्ट बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस हो, वो क्यों इसका एक्शन नहीं ले पा रही है? जो बच्चे हैं अभी तक उनको यही है कि उनकी जो स्कोप है वो यही है कि कोई हमारे लिए आए, हमें प्रोटेक्ट करे। और हमारा जो सबसे मेन एजेंडा है अभी, हमारा जो मेन है, हमें एनआईटी से वो शिफ्टिंग, और जो दूसरा है हमारी डिमांड जो है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये डंडा जो पुलिस ने मारा है, हमें नहीं मारा, ये राष्ट्रीय जो झंडा है उसे ये झंडा पड़ा है। मुझे इसका बहुत अफसोस है कि हमें मतलब अपने ही देश में झंडा फहराने से रोका गया। अगर आप जो स्थिति आप बता रहे हैं, जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षक सबसे बड़े गार्जियन होते हैं, क्या वहां के शिक्षक आप लोगों के साथ किसी तरीके का भेदभाव करते हैं या वहां के शिक्षकों का कैसा व्यवहार होता है? एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगी आपसे। मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था तो मैं बहुत खुश था कि जो कश्मीर है उसको हार्ट ऑफ द मतलब हार्ट कहा जाता है कहीं ना कहीं, तो मुझे बहुत खुशी थी कि फाइनली मैं कश्मीर में बहुत खुश था। फाइनली जब मुझे एडमिशन मिला, मुझे डे बाय डे टॉर्चर्स होते थे। फैकल्टीज़ जो मेंबर्स थे वो मुझे ट्रीट करते थे, मतलब कि आप जो वहाँ के, वो बोलते थे मुझे कि आप काफिर हो। काफिर मतलब काफिर एक वर्ड बहुत ही बेकार वर्ड है, मतलब ऐसे लैंग्वेज में मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि जो भी काफिर है, ये शब्द सुन के हमें भी बहुत लगता था। लेकिन हम सोचते थे क्योंकि हम वहाँ पर पढ़ने गए हैं, हमें कोई विवाद नहीं चाहिए था या कोई किसी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं था। हम यही सोचते थे चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये हम सह रहे थे। जो ये, मैं अपने पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, जो भी लड़कियां हैं, इवन लड़कियां भी बर्दाश्त करती थी। उन्हें पता था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे वहाँ पर जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है, उन्होंने लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। वो जब अगर कोई टीचर बोलता था तो वो सहते थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं, हम कुछ करने नहीं आए। लेकिन फाइनली जब बर्दाश्त से जब सबसे बाहर हुआ तो फाइनली ये चीज़ बाहर आनी थी, चाहे जब आनी थी। अब हमने ये कदम इसलिए ज़्यादा उठाया कि ये चीज़ आगे जो होना है, मतलब आगे जो
बैचेस आने हैं वो ऐसा मतलब उनके साथ ऐसा ना हो, जो ऐसा हमारे अन्याय भाई हैं, ना छोटे हो, भाई हैं, बिल्कुल। उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये कदम हमने उठाया और हम सभी से यही और रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे। आपके इस कदम में हम आपके साथ हैं, क्योंकि देश का एक अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में अगर श्रीनगर के कॉलेज में कोई झंडा फहराना चाहता है तो उसे पूरा अधिकार है झंडा फहराने का, भारत माता की जय कहने का, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, मेरे साथ पप्पू यादव जी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने खास तौर पर आज इस मसले को लेकर आवाज भी उठाई है। पप्पू यादव जी, आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो प्रकरण शुरू हुआ है भारत माता की जय को लेकर शुरू हुआ, तिरंगे को फहराने को लेकर शुरू हुआ, क्या श्रीनगर के कैंपस में जो कुछ भी घटना हुई है, जिस देश के हम वासी हैं, वहां पर रहते हुए ऐसी घटना होनी चाहिए थी? देखिए, ये तो एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी घटना की निंदा पहले ही की जानी चाहिए देश में, चाहे हम हो कोई व्यक्ति हो। इस देश का अमन पसंद व्यक्ति, समाज का 90, 95, 96, 99% व्यक्ति देश में प्रगति देश की चाहता है, देश में खुशहाली चाहता है, अपने परिवार के बीच खुशी से रहना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छे तालीम देना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है। वह नफरत की राजनीति या ऐसे गंदगी रखी राजनीति में नहीं जाना चाहता। ये आप अभी कह रहे थे कि कौन है जो देश में इस तरह की नफरत की राजनीति करता है। यह सिर्फ एक ही कौम है, उसका नाम है राजनीति। राजनीतिक व्यक्ति जब भी कोई चुनाव का माहौल होता है, वोट की सियासत होती है, एक कश्मीर का सवाल नहीं है, मेरा आपसे भी आग्रह है कि हम और आप सब मिल करके एक जिम्मेदारी को, संवेदनशील मुद्दों को, जब सिर्फ देश के सामने में ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आग लगाकर नहीं परोसें। राज ठाकरे जी ने क्या किया, महाराष्ट्र में क्या होता रहा है, आसाम में क्या होता रहा है, क्या कहते हैं, दिल्ली में भी कभी क्या होता रहा है, आपको साउथ में क्या होता रहा है, अभी बंगाल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, इलाहाबाद में क्या हुआ है, तमिलनाडु में क्या हुआ है, तेलंगाना में क्या हुआ है। ये सवाल मेरा, जब छात्रों के बीच नफरत की और छात्रों को सर्व संभव या वसुधैव कुटुंबकम और मानवतावाद का सबसे अभिप्राय समझा जाता है। यदि हम राधा कृष्ण पल्लवी लेकिन पप्पू यादव जी, जिस वसुधैव कुटुंबकम की आप बात कर रहे हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक की आपने बात की, जिस चरित्र की आपने बात की, राजनीति की बात की, तो कहीं ना कहीं से इस देश की राजनीति में ही कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो हमेशा से आग में घी डालने का काम करते रहे हैं। आखिर उन्हें रोकेगा कौन? अगर मैं बतौर सांसद आपसे पूछना चाहूंगी, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या भूमिका होगी? मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? ये बच्चा आपसे क्या उम्मीद रखे? मैं तो देखिए, मणिपुर में जब घटना घट रही थी बिहारियों के साथ, तब भी, असम में जलाए गए तब भी, जब बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे जुर्म कर रहे थे तब भी, जब भी कोई घटना घटी है तब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सदन से सड़क तक जो भी हो सकता हो, कभी नफरत की, कभी मणिपुर के लोगों को खदेड़ने की, चीज़ों की नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से जो हो सकता है मैंने करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, सवाल है यदि छात्र को आप गंदी राजनीति में घसीटेंगे, छात्र को नफरत की राजनीति में ले जाएंगे, धर्म और मजहब की राजनीति में ले जाएंगे, पुलिस को ले जाएंगे, सेना को ले जाएंगे, रॉ को ले जाएंगे, सीबीआई को ले जाएंगे। लेकिन श्रीनगर में जो हुआ, पप्पू यादव जी, श्रीनगर की अगर हम बात करें आपसे, हम पूरे देश भर की बात करते हैं, हम तमाम तरीके से आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर श्रीनगर की खास तौर से बात करें, इस वक्त जो मसला है एनआईटी छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, इस मसले को लेकर आपसे ये बच्चा क्या उम्मीद रखे? मेरा सीधा सवाल ये है। देखिए, हम लोग पटना में भी प्रोटेस्ट किए हैं, हम दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए हैं, हम होम मिनिस्टर से मिले हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस तरह की जो राजनीति होती है, ये कहीं ना कहीं लगातार इस देश में नफरत की राजनीति शुरू से, चाहे जेएनयू में कोई व्यक्ति हीरो नहीं होता है, जेएनयू की घटना हो या अन्य जगह की घटना हो, उसी नफरत की राजनीति को तो रोकने की हम बात कर रहे हैं, उसी नफरत की राजनीति को रोकने की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ प्रोटेस्ट कर देने से क्या आपको लगता है कि ये स्थिति बदल जाएगी? हमको सुनेंगे तब। पप्पू यादव जी, सिर्फ प्रोटेस्ट कर देने से क्या ये स्थिति बदल जाएगी? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह है आपसे, इस देश में भूखों की बात और गरीबी की बात पर कोई बवाल नहीं होता। इस देश में किसान मरते हैं तब बवाल नहीं होता।
इस देश में क्या कहते हैं, कॉमन एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन पर, हेल्थ पर बात नहीं होता। इस देश में क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी तो आजादी के वक्त फ्रीडम पप्पू यादव जी के बारे में कहा था कि उन्हीं कारणों को ढूंढने की जिम्मेदारी भी आप जिस राजनीति, जिस कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, उसी राजनीति का हिस्सा आप भी हैं। मैं सीधा सीधा बार बार आपसे एक ही सवाल कर रही हूँ। आपकी बात भी मुझे समझ में आ गई कि आप लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन क्या एनआईटी के इन बच्चों की आवाज आप एचआरडी मिनिस्ट्री तक पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाएंगे जिनसे इनको अपेक्षाएं हैं? क्या उससे भैया मैंने कहा कि आज कश्मीर हाउस पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक बात समझ, कल हमने होम मिनिस्टर से हम मुलाकात की है। हम इसे लोकसभा में भी 12 तारीख को हम कश्मीर जा रहे हैं, एनआईटी के छात्रों से मिलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि छात्र जब काफी संवेदनशील एक व्यक्ति नहीं, एक इस देश की धरोहर है छात्रों को इस नफरत में कौन ले जा रहा है? ठीक है, मैं कह रहा हूं कुछ आप बात प्रश्न कर रहे हैं। एक अच्छी बात आपने की है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए पप्पू यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा कुछ और छात्र सीधे तौर पर, हालांकि हमने कोशिश की थी कि वो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाए श्रीनगर एनआईटी कैंपस से, लेकिन ये सबको पता है कि वहां पर जैमर लगाए गए हैं। किसी भी तरीके से वो छात्र कहीं से भी मीडिया से संपर्क ना कर पाए, तमाम तरीके के स्टॉपेज वहां पर लगा दिए गए हैं। फिर भी फोन लाइन पर हमसे कुछ छात्रों ने संपर्क करने की कोशिश की। इस वक्त फोन लाइन पर वो छात्र हमारे साथ मौजूद है। हम उनके नाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने नहीं रखेंगे, लेकिन उन छात्रों से हम पूछना चाहेंगे कि आप सब लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मैं लावनी बोल रही हूं। अभी इस वक्त वहां की क्या स्थिति है, कैसी प्रॉब्लम से आप दो चार हो रहे हैं, क्या स्थिति अभी? मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी। मैम, मैं आपको स्थिति यहाँ की ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी कॉलेज की जो गर्ल्स हैं, जो कि कल सुबह 8 बजे से लेके आज सुबह 8 बजे तक लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी रही, फिर से कुछ मिनट का रेस्ट लेके वो 12 बजे से फिर से प्रोटेस्ट पे बैठ गई हैं। और जो हमारे बॉयज है, सुबह दिन रात बिना खाने खाए पिए प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी मिनिस्टर ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ना तो कोई हमसे मिलने आता है, ना हमारी डिमांड का कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसे कि आपको नारों की आवाज भी सुनाई दे सकती है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ बच्चों अभी भी लगातार 8 दिनों से जोश के साथ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, अपनी डिमांड मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से लेकिन ये कहा गया था कि डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी से आप लोगों की बातचीत हुई है और वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने साफ ये बोलते हैं कि एनआईटी शिफ्ट नहीं हो सकती। उन्होंने साफ साफ इसका ये रीजन दिया कि अभी अभी हमारी कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट बनी और हम नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट टूट जाए। तो उन्होंने हमें साफ ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा बता दिया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट टूटने के चक्कर में हम एनआईटी शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो इसका जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बच्चों की सिक्योरिटी के साथ कर रहे हैं। वो यहाँ पे छात्रा मौजूद है वहां पर इस वक्त? आपके साथ कोई फीमेल स्टूडेंट है इस वक्त? क्या उनसे बात हो सकती है? हम सारे बच्चे एक साथ हैं, जो कि प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं। मैं आपको उनसे भी बात करवा देता हूँ। जी जी, हेलो जी, हेलो जी, बताइए। आज आपका प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं सामने आ रहा है, जैसे कि आप सब वहां से बता रहे हैं। क्या कोई फीमेल स्टूडेंट है जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हो? क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडियो में इस वक्त आपके जो सहयोगी हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ बहुत तरीके से अभद्र व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही बात है। और हमारी एक ही मांग है, हमें यहाँ से पहले यहाँ बगैर निकाला जाए, हमारा कैंपस शिफ्ट किया जाए। और इसके सब प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। एक चीज मुझे बताइए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि एनआईटी को शिफ्ट किया जाए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एनआईटी को शिफ्ट करने की बात आप लोग उठा क्यों रहे हैं? ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से आप लोगों को ये मांग रखनी पड़ गई है? मैम, इसके थाउजेंड्स ऑफ रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है। और ये बहुत पहले से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन करते 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 बात इतनी बढ़ गई, क्योंकि पहले जब थोड़ा पानी होता तब तक कुछ नहीं, जब बात बहुत बढ़ गई तो ये चीज सामने आ गई है। हम ये नहीं चाहते पूरे एनआईटी शिफ्ट हो, बट देयर इज सो मेनी वेज टू बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या तो कैंपस शिफ्ट किया जाए, कैंपस अगर नहीं शिफ्ट कर सकते तो हमें बच्चों को यहाँ से निकाला जाए। हमें डिग्री की जरूरत नहीं है मैम, हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। क्या कुछ छात्राएं वहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ इस वक्त? जी मैम, कुछ छात्राएं आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या हम उनसे भी बातचीत कर सकते हैं? एक मिनट मैम। यस मैम, सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। जी
चलिए, तो मैं आप लोग मेरे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जो खास तौर से छात्र आए हैं, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके दोस्त वहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये एक तरीके का जो सीधे तौर पर स्टॉपेज लगा दिया गया है, ये समझ के परे क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है? ये कॉमन सी बात है कि ये जो इशू है ये नॉर्मल इशू नहीं रह गया मैम अभी तो, मुझे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम निकलने की तो बात है मैम। जैसा कि मेरे दोस्त ने आपको बताया कि जो वहाँ के डिप्टी सीएम है उन्होंने बताया कि अभी हमारी पार्टी जो है सरकार बनी है और एनआईटी अगर हम शिफ्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा ऐसा। तो अगर जो वहाँ के लोग जो भी पार्टीज़ है, जो बीजेपी की पार्टी है, जो सरकार बनी है, उनका मानना ऐसा कि जो भी सिचुएशन है उसको वो रोक रही, मतलब वो तो यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने सबको रोका हुआ है। और रुका हुआ कुछ नहीं है, हमें जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां हों या लड़के, वो उनको तो घर निकलना है, लेकिन उन्होंने अपना कुछ कहना चाहता हूं। पप्पू यादव जी, आ रही हूं मैं आपके पास। एक बहुत खास चीज आपने सुनी होगी, ये बच्चे कह रहे हैं कि एनआईटी को शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यह देश हम सबका है, सभी धर्मों का, सभी जाति का, आम लोगों का, खास लोगों का, सबका। हम ये कभी हम महाराष्ट्र छोड़ दें, कभी कश्मीर छोड़ दें, कभी कश्मीरी बिहार छोड़ दे, कभी कोई कहीं से छोड़ दे, ऐसा किसी के कहने पर किसी छोटी बड़ी घटना के कारण यदि हम इस तरह की राजनीति करने लगेंगे तो हमारा देश टुकड़े में पड़ जाएगा। एक दूसरी चीज, यदि बच्चे को भय के वातावरण में है तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री को, सरकार है वहाँ पर बीजेपी और महबूबा जी की, महबूबा जी मेरी बहन है, मैं मिलने का प्रयास करूंगा, 12 तारीख को मैं जा रहा हूं। लेकिन ये आज जो आदमी भारत माता की या जिस तरीके की बात लगातार वंदे मातरम या झंडे की बात, आरएसएस 3 साल 4 साल पहले तक राष्ट्रीय झंडे की बात नहीं करता था। महबूबा जी जिसके साथ सरकार बनी हुई है, क्या महबूबा जी से ये करवाएंगे? नहीं करते हैं। आपने हमसे कुछ पल पहले कहा ना, आपने आपने कुछ पल पहले कहा कि मसला पॉलिटिसाइज करने वाला नहीं है। आप ये छोड़ दीजिए कि आरएसएस क्या कहता है या दूसरे लोग क्या कहते हैं, सीधे तौर पर आपने ये सुना कि ये बच्चे कह रहे हैं कि एनआईटी शिफ्ट किया जाए। क्यों किया जाए, क्या कारण है, इसको सामने लाना जरूरी है ना। मैं एक बात नहीं, मेरा साफ कहना है कि बच्चे दूध मांगते हैं, बच्चे रोते हैं, जब घटना घटती है, भूख लगती है तो बच्चे निश्चित रूप से खाना मांगेंगे। बच्चे की गलती नहीं है, गलती इस समाज में सबसे बड़ा इंटॉलरेंस को है तो पॉलिटिशियन है, और इस देश को उन पॉलिटिशियन से आजादी की जरूरत है जो धर्म मजहब की राजनीति करके सारी तंत्र को, सारी संस्था को उम्मीद रख रहे हैं, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन पॉलिटिसाइज जो लोग हैं, उन पॉलिटिकल बॉडीज के खिलाफ जरूर एक अच्छी सॉलिड एक्शन लेंगे जो इन बच्चों के लिए फेवरेबल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए, इन बच्चों का साथ देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम आपको बता दें कि एनआईटी से आया हो वो स्टूडेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो दिन भर आप सुन रहे हैं वो फिर से आपके सामने रखेंगे। कुछ छात्र जो श्रीनगर एनआईटी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे भी हम वहां के हालात जानने की कोशिश करेंगे, फीमेल स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्हें ऐसी धमकियां दी जाती हैं जो एक महिला सोच भी नहीं सकती है। इस छोटे से ब्रेक के बाद तो श्रीनगर एनआईटी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से वहां माहौल बना हुआ है, हर एक गैर कश्मीरी छात्र वहां पर डर के साए में जी रहा है। वो ना तो बाहर आ सकता है, ना अपनी बातें रख सकता है, सीधे तौर पर उनका करियर भी दांव पर लग चुका है। और इन सब के बीच हमारे राजनेता चुप है। यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज ने खास तौर से उन छात्रों की आवाज देश के सामने रखने की कोशिश की है जो इस वक्त उस दर्द से दो चार हो रहे हैं। श्रीनगर एनआईटी का एक छात्र हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हम उनका नाम
और उनकी पहचान सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनका दर्द आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ छात्र हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की कि स्काइप से या लाइव व्यू से उनके साथ जुड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर जिस तरीके से नेट पर भी जैमर लगा दिया गया है, किसी तरीके से इन बच्चों ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। फोन लाइन पर वो बच्चे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं बच्चों से बात करना चाहूंगी जो श्रीनगर एनआईटी कैंपस से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी पहचान और उनके नाम भी सुरक्षा के लिहाज से हम आपके सामने नहीं रखेंगे। हाँ, उनकी आवाज उनके दर्द को साफ तौर से बयां करेगी। मेरे साथ आप लोगों को मेरी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। लावनी बोल रही हूं मैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहां जो महिला छात्राएं हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको हमेशा से किस तरीके की परेशानी होती आई है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? मैम, हमेशा से यहाँ पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको एक डर के साथ जीना पड़ता है। कहीं पे भी वो बाहर नहीं जा सकती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन ना उनको फेस्टिवल सेलिब्रेट करने देती। कोई भी प्रॉब्लम है, दे आर सपोज टू स्टे इनसाइड द हॉस्टल्स। इवन अभी जब यहाँ पे थ्रेट्स चल रहे हैं, जितना कुछ चल रहा है, तो हमें चलते चलते सड़क पे धमकी दी जाती है मैम कि एक का रेप हो जाएगा तो बाकी सब चुप हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन हमें थ्रेट कर रही है, यहाँ के पीपल हमें थ्रेट कर रहे हैं। आई थिंक मतलब लाइक यहाँ पे हमारा जीना ही सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है अभी। ये जो बातें हैं, क्या आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताई? क्या उनकी तरफ से प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई? इन बातों को सामने रखा गया? जी मैम, हमने अपने पेरेंट्स से भी बात की है। हमारे पेरेंट्स भी हमारी सपोर्ट में है। उन सबको पता है कि हमारे साथ आज तक क्या होता आ रहा है, एंड वो भी बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग। उसकी वजह क्या माने, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि अगर हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप लोगों का सिलेक्शन भी उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने किया होगा। आप अदर स्टेट से अगर वहां आए हैं तो आपने बाकायदा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। तो आखिर ऐसा क्या होता गया कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ही आप लोगों के साथ नहीं खड़ा है? वही तो प्रॉब्लम है मैम। जब हम लोग एक यूनाइटेड, एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हम सब एक सेम एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं, तो उसके बाद भी हम लोगों को एक इक्विवेलेंट नहीं देते। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, इन लोगों ने इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया। इन्होंने इसको क्रिमिनल बनाने की इम्पोर्टेंस थी। क्रिमिनल बनाने की कोशिश इन्होंने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है इस चीज के लिए। यहाँ बच्चों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे किसी बच्चे ने लोकल के साथ बदतमीजी नहीं की, किसी बच्चे ने लोकल्स को थ्रेट नहीं दी है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे इस तरह से इसको एक बना दिया है कि एज इफ वी आर देयर एनिमीज एंड वी आर थ्रेटनिंग देम, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत बहुत अहम बात आप सुन रहे हैं। मैं सीधे तौर पर यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक बात जो सामने आई है, आपने सुना इस छात्रा ने कहा कि अगर उन लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं चला जाता तो उन्हें रेप तक की धमकी दी जाती है। मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगी, वो इंसिडेंट्स आखिर किस तरीके की बातों को नहीं मानने पर आप लोगों को ऐसी बेशर्मी वाली धमकियाँ दी जाती है? मैम, वही तो बात है। किसी तरह की बातें नहीं, सिर्फ इस तरह की बातें। अगर हम फ्रीली, हमारे कपड़ों तक पे बात होती है मैम। अगर हम जीन्स पहन के निकलते हैं तो ये इनके अकॉर्डिंग वो जो है वो हमारा कल्चर नहीं है। हम वी आर स्पॉइलिंग द कल्चर ऑफ द प्लेस उनके अकॉर्डिंग। मेरे साथ खुद यहाँ पर स्टूडियो में एनआईटी स्टूडेंट मौजूद हैं, और वाकई जिस तरीके से वहाँ से जो बातें सामने आ रही हैं, इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि एक प्रीमाइसेस में अगर ऐसी धमकियाँ अगर फीमेल स्टूडेंट्स को मिली तो उन पर क्या बीती होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो बातें अभी उन्होंने बताई, आपकी एक दोस्त ने बताई, वहाँ पर उनको थ्रेटन किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, इन सब बातों को लेकर क्या पहले भी आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को इस बात से अवेयर कराने की कोशिश की थी? क्या उस वक्त उन्होंने, आज का मसला तो एक दूसरी तरफ से और बड़ा होता गया, पहले अगर ऐसी बातें आई थी तो क्या उन्होंने कभी कोई एक्शन लिया किसी तरीके का? मैं सबसे पहले मैम ये बताना चाहूँगा कि स्पेशली गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में हम लोगों ने मतलब शुरू से देखा है कि वहाँ का जो लड़की है, वहाँ की जो गर्ल्स है, उनका जो पहनावा है वो टोटली डिफरेंट है। वो मतलब फुल बॉडी का जो है वो उसको कवर करते हैं। जो बाकी जो हमारा हिंदू धर्म है यहाँ से, वो बॉडी को कवर नहीं करता। और वहाँ का जो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मतलब जीन्स पहनने को, मतलब जो कश्मीरी लड़कियां हैं अगर वो जीन्स पहनती है कश्मीर में तो उसको गलत माना जाता है, उनकी निगाहों में ये गलत गुनाह है। तो वैसे ही कि जो वहाँ के लोग हैं, यहाँ का जो या वहाँ का फैकल्टी है या वहाँ का डिपार्टमेंट है, वो ये चाहता है कहीं ना कहीं कि वहाँ पे जो लड़कियाँ आई हुई हैं वो भी उसी मतलब ड्रेसिंग सेंस में रहे जिस ड्रेसिंग सेंस में वहाँ की लड़कियाँ रहती हैं। तो रही बात मैम कि ये कब से चला रहा है, मैम ये होता तो बहुत पहले, शोषण जो है लड़कियों का वो होता तो बहुत पहले से आ रहा है। लेकिन मैम हम वहाँ पर कुछ ऐसा करने नहीं गए, पॉलिटिकल व्यू से नहीं,
एज ए स्टूडेंट व्यूज है, क्योंकि हम वहाँ पर पढ़ने गए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि NIT एक टैग है, हम क्वालिफाई करके जाते हैं वहाँ पर। तो जब इतना कुछ होने के बाद एक जो माँ बाप हमारे पीछे पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बात को दबाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे माँ बाप हैं और माँ बाप ने हमें इतनी दूर एक जहाँ हमारा बस जो भी होता है, जो भी हमारा इतनी दूर हम जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर जो वहाँ की फैकल्टी है हम उनको इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि हम उनके ही पिया बैठे हुए होते हैं वहाँ पर। क्योंकि वो हमारे मतलब जो भी इनके हमारे जो वार्डन्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, क्योंकि जो भी हम अपने घर से दूर है तो हमारे गार्जियंस होते हैं, इनडायरेक्टली कॉलेज वाली फैकल्टीज होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो डरने का मेन है कि अब जो लड़कियां हैं या मैं हूँ, अपनी मैं पर्टिकुलर बात करूँ, सबका एक व्यू है और सबका एक ड्रेसिंग सेंस है। लोग उसको इस इंडिया में नहीं रोक सकते, चाहे वो कश्मीर हो या पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ऑकवर्ड फील होता है। और रही बात दूसरी एक चीज जो आपने अभी आपने बोला कि वहाँ पर पहनावे को लेकर तो सवाल खड़ा होता ही है। वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो आप लोगों को लेकर किसी न तरीके से एक गलत बिहेवियर करती हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या चाहते हैं कि उनकी तरह ही रहा जाए, उनका रहन सहन का तरीका, तमाम तरीके से कुछ खास तरीके की चीज़ें अगर धर्म को लेकर कहा जाता हो कि आप अगर ऐसा करोगे तभी आप यहाँ सुरक्षित रह सकते हो या आपके करियर के लिए आगे के लिए ठीक होगा, ऐसी कुछ धमकियां भी मिलती है क्या? नहीं मैम, जैसे कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात करूं तो हाँ, हमारा जो अगर हम बात करें आर्मी की, तो उनको अर्ली मॉर्निंग जो उनका शेव है वो क्लीन होना चाहिए। जैसे हम वहाँ पर हैं तो हम भी मतलब जैसा देश वैसा भेष की कहानी है मैम। हम जहाँ रहते हैं तो हमने बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने आप को ऐसा मेंटेन रखते हैं कि वो मतलब दिखे कि हम मुस्लिम हैं, ताकि हमें मतलब हम जब कैंपस से आउटसाइड में जाए तो हमसे कोई बदतमीजी ना करे, उनको ये एहसास नहीं हो कि हम बाहर से आए हुए हैं। तो मेनली हमें ये डर तो हमेशा से बना रहा है कि बिल्कुल, यानी मजबूरी में कहना चाहिए कि आप लोगों को कई तरीके से अपनी वेशभूषा को भी बदलना पड़ता है ताकि आप उन लोगों के जैसे रख सके और सुरक्षित रह सके। बाकी ये बहुत शर्मनाक है। मेरे साथ फोन लाइन पर वो फीमेल स्टूडेंट भी मेरे साथ बनी हुई हैं। आपने अभी कुछ पल पहले बताया था कि कपड़ों को लेकर जिस तरीके से आप लोगों को थ्रेट किया जाता है, क्या इसके अलावा भी आप लोगों को कहा जाता है कि कुछ खास तरीके से रहिए तभी आप लोगों को यहाँ रहने का हक है, अदरवाइज आप यहाँ नहीं रह सकते? जी मैम, यही प्रॉब्लम्स बेसिकली ये आती है कि यहाँ पे बोला यही जाता है कि लड़कियों को यू हैव टू लिव इन योर लिमिट्स। तुम्हें लिमिट्स पता लगनी चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू मिंगल विद द थिंग्स। इस तरह के कमेंट्स जो आते हैं हमारे पास, दिवाली के फेस्टिवल पे भी हमारे साथ इस तरह का एक नोटिस इनफैक्ट हमारे हॉस्टल में लगाया गया था, जिसमें ये लिखा गया था पर्टिकुलरली दैट गर्ल्स आर नॉट सपोज टू मिंगल विद बॉयज इन द कैंपस। एंड इस तरह के बहुत सारे वी आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड द कैंपस। कुछ भी अगर हमारा फेस्टिवल है, कोई भी रिलीजियस इशू, रिलीजियस तो छोड़ो मैम, सिंपल अगर हम एक जनरलाइज बीइंग अ गर्ल, इफ वी वांट टू लिव फ्रीली वी जस्ट कांट लिव हियर प्रॉपर्ली। नहीं, और त्योहारों को लेकर अगर फेस्टिवल्स को लेकर बात की जाए तो फेस्टिवल्स को लेकर क्या कुछ आप लोगों को किस तरीके का की एडवाइस दी जाएगी, या मेरी तरफ से मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूंगी कि थ्रेट दिया जाता है, धमकी दी जाती है? मैम एक्चुअली एडवाइस किया जाता है हमें कि हम लोगों को इकट्ठे होकर फेस्टिवल मनाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जाती है। मैम दिवाली के दिन पे हमें कैन यू बिलीव कि गर्ल्स को एक रस्सी से बांध दिया जाता है एंड आगे पीछे सब यहाँ पे मिलिट्री होती है, सो दैट गर्ल्स जो है वो उस रस्सी के आगे ना निकल पाए। आप किसी से भी कंफर्म कर सकती हैं, इस दिवाली पे हमारे कॉलेज में यही चीज की है एडमिनिस्ट्रेशन ने। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है कि बच्चों को उनका त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज और क्लियर कर दीजिए, आपने कहा कि दिवाली जैसा त्योहार तो नहीं मनाने दिया गया, लेकिन क्या प्रीमिसेस में ईद और बकरीद का त्योहार मनता है? क्या मैम? आपने कहा कि जिस तरीके से, जी मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा मैम, जैसे कि जो हमारे जो कॉलेज है और यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी है, तो मैम उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मतलब जो भी बाहरी छात्र हैं, जैसे कि आपकी बात आई फेस्टिवल्स की मैम, चाहे दिवाली हो, जो हिंदू फेस्टिवल्स है मैम, मैंने ये चीज़ आज तक नहीं देखी कि हिंदू फेस्टिवल के लिए वहाँ पर जो हमारे मेस है, प्राइवेट मेस है या हमारा गवर्नमेंट मेस है, वहाँ पर मैम जो फर्स्ट ईयर है वो सेकेंड थर्ड तक प्राइवेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, बट फोर्थ ईयर जो है वो गवर्नमेंट बेस है। तो इस सभी मेस के लिए हम एक अमाउंट पेमेंट करते हैं कि हमें मतलब स्पेशल जो हमें जब एक जैसे कि अभी नवरात्र चल रहा है मैम, हमें अभी जो नवरात्र चल रहा है, तो और अगर वहाँ के लोगों का कोई बड़ा हो, जैसे ईद हो गया या कुछ, उनको एक अर्ली मतलब एक स्पेशली ट्रीट दिया जाता है मैम। क्या हम लोग फील करते हैं क्या मैं भी मुसलमान होता, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर स्पेशल होता है। कश्मीर में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए अगर हमें कोई भी
अगर जैसे दिवाली है या होली है, अभी जस्ट मैं पीछे बात करता हूँ होली की हमें एक कुछ नहीं, हमें जस्ट हमने कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, फाइनली हमें उन्होंने एक स्वीट दिया और उसी से हमने मतलब कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। और हमें मतलब हम सबसे बड़ी बात हमें वहाँ हमने कलर यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि कलर गलत है, गुनाह है, और मिठाई भी मतलब हम टोटली जो भी चीज़ है फ्रीडम होकर वहाँ नहीं कर सकते, चाहे वो माना कि नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर इतना होता है यानी कुल मिलाकर अगर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आप भी मेरे साथ हैं और फोन लाइन पर भी जो फीमेल स्टूडेंट है, मैं आप दोनों से एक शॉर्ट इस पे एक कमेंट लेना चाहूँगी। क्या ऐसा समझा जाए कि गैर कश्मीरी स्टूडेंट्स के होने के नाते तो आप लोगों के साथ भेदभाव होता ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से धर्म को लेकर भी एक भेदभाव होता है, क्या ऐसी स्थिति भी है? मैं फोन लाइन पर जो हमारे साथ स्टूडेंट है उनकी प्रतिक्रिया पहले चाहूंगी। जी, मैंने आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्या जिस तरीके से आप लोग जो कश्मीर से अलग राज्य से आए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है आप सब बयां कर रहे हैं, लेकिन जो और बातें सामने निकल के आ रही है, फेस्टिवल में खास तौर से आपको फेस्टिवल अपने तरीके से नहीं मनाने दिया जाता है और तमाम जो रिचुअल्स है नहीं करने दिया जाता है, क्या ये माना जाए कि क्या धर्म के आधार पर भी वहां पर आप लोगों के साथ भेदभाव होता है? ऐसी स्थिति भी है? नहीं मैम, एक्चुअली आई थिंक ये सब जो है ये सिक्योरिटी इश्यूज के लिए ये लोग करते हैं यहाँ पे, ये चीज मैं मानती हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन धर्म के अकॉर्डिंग हम लोगों को बाइस करती है, ये बात बोलना, मैं खुद बोलती हूँ कि ये बात बोलना गलत है। बाइसिंग होती है मैम, लेकिन वो किस बेसिस पे करते हैं ये मैं खुद नहीं बोलना चाहूंगी। ठीक है, आपने जैसे एक बात बताई, चलिए हो सकता हो कि उनका फीमेल स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने जैसे कहा कि दिवाली में या नवरात्र में जो भी चीज़ें आपने अभी हमारे साथ शेयर की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से 1% ये इशू भी है कि धर्म के आधार पर भी कहीं ना कहीं से भेदभाव होता है? मैम ये बात भी डायरेक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है मैम कि एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में ये सब घटना जो हो रही है होनी नहीं चाहिए। ये बहुत ही शर्मसार मतलब कर देने वाली बात है, चाहे वो लड़की, स्पेशली मैम जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को ये डायरेक्टली बोलते हैं कि ये मत करो वो मत, ये बहुत ही गलत है कि ऐसा हो रहा है हमारे एक एनआईटी जैसे कॉलेज में, क्योंकि लोग मोस्ट ऑफ द जो हमारे जो बच्चे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब हमारे जो भाई बहन हैं वो भी आगे कहीं ना कहीं आके उनका भी ये है कि हमें इंजीनियर बनना है और हमें आईआईटी और एनआईटी में जाना है, और उनके लिए अगर ऐसा माहौल तैयार हो रहा है तो सोचिए कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है। और हमारे देश की राजनीति है कि इस मसले में क्योंकि उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, राजनेताओं को फायदा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इन बच्चों की सुध लेने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंच रहा है। और लेकिन उलट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि जेएनयू कैंपस में क्या कुछ हुआ, और देश के तमाम राजनेता, तमाम बुद्धिजीवी देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए, देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया को हीरो बना दिया। लेकिन इन बच्चों ने जिस तरीके से तिरंगा फहराया, जय माता दी, भारत माता की जय के नारे लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ लाठीचार्ज होता है, उन्हें कैंपस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, भेदभाव होता है, लड़कियों को रेप की धमकियां दी जाती है, लेकिन तथाकथित इन लोगों ने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खासतौर से देखिए कंपैरेटिव एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जेएनयू और एनआईटी में इस वक्त फर्क क्या नजर आ रहा है, क्यों जेएनयू अलग है और क्यों एनआईटी अलग है। राष्ट्रभक्ति का ये कौन सा के पैमाना है? जेएनयू मामले में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी, फिर भी पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन श्रीनगर एनआईटी में देश के समर्थन में नारेबाजी हुई, लेकिन छात्रों के साथ पिटाई की गई। जेएनयू देशद्रोह मामले में पुलिस छात्रों के समर्पण के लिए कैंपस के बाहर खड़ी रही, लेकिन एनआईटी श्रीनगर मामले में पुलिस ने कैंपस में घुसकर छात्रों को जानवरों की तरह पीटा। देशद्रोही छात्रों को हीरो बना दिया गया था, लेकिन एनआईटी में तिरंगे और देश के लिए पिटने वाले छात्र को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जेएनयू मामले को कुछ टीवी चैनल्स ने पूरा कवरेज दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वही मीडिया बंधु श्रीनगर एनआईटी मामले पर खबर दिखाने में हिचक रहे हैं। जेएनयू मामले में देश विरोधी गतिविधियों के बावजूद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। श्रीनगर एनआईटी मामले पर कांग्रेस चुप है, ना तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं।
तो राष्ट्रभक्ति का आखिर ये कौन सा पैमाना है? सीधे तौर पर हमने आपको एक कंपैरेटिव तस्वीर आपको दिखाई। मेरे साथ स्टूडियो में जो छात्र मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जेएनयू की बात हो या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात हो या दूसरे केरल यूनिवर्सिटी की बात हो, पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी की बात हो, तमाम जगहों पर खासतौर से कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से लोग पहुंच गए, राहुल गांधी वहां पहुंच गए। लेकिन एनआईटी में उन्होंने एक ट्विटर जरूर कर दिया, एक ट्वीट किया है उन्होंने, लेकिन कब पहुंचेंगे अभी तक ये पता नहीं है। आप क्या कुछ उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? मैम रही बात, मैं जैसे कि पिछले भी तो जो जेएनयू की बात करूं मैम, जैसे कि जेएनयू में के एजेंडा जो थे वो थे भारत के टुकड़े करो और घर घर में अफजल आएगा, जो भी हो। बट हमें मैम इनडायरेक्टली मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो मैम पॉलिटिक्स को जो प्रतिनिधित्व होता है हम उसको इलेक्टेड करके आगे भेजते हैं ताकि वो हमारी बातों को जनता की बातों को पूरे देश के सामने ला सके। पर अभी ऐसा मतलब जो भी हाल में हमारे साथ एनआईटी के स्टूडेंट के साथ हो रहा है और जो जेएनयू में हम जो भी एनआईटी के स्टूडेंट हैं, हमने यही सोचा है और सोच भी यही रहे हैं कि जब देश का जो विद्रोह कर रहे हैं उनके साथ जब वो नेशनल हीरो बनता है आज की डेट में, और जो झंडे के लिए हम मार खा रहे हैं, इवन लड़कियां भी आगे हैं, उनके लिए कोई कुछ हाँ, उनके लिए हमारे लिए अब तक कोई सब कैसे चुप हो सकते हैं? मैं इसी में सोच में हूँ कि सब ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे मेरे साथ फोन लाइन पर जो स्टूडेंट मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर आपके जो साथी हैं वो भी ये बहुत आश्चर्य वाली बात कर रहे हैं कि आप सोचिए कि राहुल गांधी की हम खासतौर से अगर बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, युवा के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो तमाम यूनिवर्सिटीज में पहुंच गए थे, वो चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू वाला मामला हो, तमाम जगहों पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन आप लोगों ने देश के समर्थन में नारे लगाए, देश का तिरंगा फहराने की कोशिश की, और राहुल गांधी अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। क्या आपको अब भी उनसे कुछ उम्मीद है? मैम देखिए, ऐसा है कि ये जो कंट्री के पॉलिटिक्स है, ये अपना फायदा प्रॉफिट देखते हैं, सिंपल सी बात है। एंड राहुल गांधी जी की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ पे कोई अपना एजेंडा नहीं दिख रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो लोग चुप है। वो जानते हैं कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, सो दे वोंट स्टेप इनटू इट। तो सुन लीजिए, कांग्रेस के जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, सुन लीजिए कि जिस देश के युवा पर आप गर्व करते हैं, वही देश का युवा आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। वो सीधे तौर पर कह रहा है कि क्योंकि आपको श्रीनगर एनआईटी से कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं। साफ तौर से बात अगर कांग्रेस की हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो, आपसे मैं जानना चाहूंगी कुछ खास तौर से जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था पुराने जो इंटॉलरेंस के मसले को लेकर। आप एक फीमेल स्टूडेंट है, फीमेल फिल्में देखती होंगी, शाहरुख खान का स्टेटमेंट भी आपको याद होगा इंटॉलरेंस को लेकर जो उन्होंने दिया था। आपको लगता है कि शाहरुख जैसे जो सरीखे लोगों को भी अब इस मसले पर कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए आप को लेकर? एनआईटी श्रीनगर का इशू है, वो आज एक नेशनल इशू है, क्योंकि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। इट्स नॉट अबाउट अ वेरी स्मॉल प्लेस। यहाँ पे इंडिया के हर एरिया से बच्चे हैं। एंड आई गेस अगर इंटॉलरेंस जैसे इशू पे हर कोई आगे आके बात कर सकता है, तो आई थिंक यहाँ पे जब बात बच्चों की लाइफ पे आ रही है, उनके करियर्स पे आ रही है, उनकी इंटीग्रिटी पे आ रही है, तो आई थिंक यहाँ पे शाहरुख खान जैसे लोगों को भी डेफिनेटली बोलना ही चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। और मेरे साथ जो स्टूडेंट इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, अभी कुछ पल पहले जब मेरी कुछ छात्रों से बात हो रही थी फोन लाइन पर, तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम आए थे लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो क्या जो ये कोशिश की जा रही है, वाकई ये कोशिश आगे सही तरीके से की जाएगी? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं कि लोग इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं वो कुछ अलग ही आ रही है। तो आखिर कौन इस पूरे मसले पर राजनीति कर रहा है? मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि रही बात एनआईटी की, तो एनआईटी में एक हब है जो लोगों का ड्रीम होता है वहाँ पहुँचना। और रही बात हमारी जो कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, अभी जैसा कि सभी जानते हैं कि वहाँ पर अभी नई नई सरकार बनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जानते हैं कि अगर एनआईटी शिफ्ट हुई तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो शायद ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक इशू है कि वो कोई एक ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं जो अगर ऐसा तो होता। ऐसे में क्या अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और आने वाले भविष्य को देखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं, तो ऐसे में आप लोगों की ये मांग आखिर कहाँ पर जाकर रुकेगी? क्योंकि वो तो मांगे सुन ही नहीं रहे। इसके बाद आपके लिए क्या रास्ता है? मैम सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो है एनआईटी वो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट में आता है, भारत का जो भारत है उसमें आता है। तो मैम चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है मैम।
हम अब जब तक संघर्ष करेंगे मैम, जब तक हमारे लिए कोई नहीं आता, क्योंकि हमें डायरेक्टली हमें जो हैंडल करती है वो हमारी MHRDT मैम, स्मृति ईरानी का भी अब तक बयान नहीं आया कि आप हमसे आके मिले, पर्सनली मिले, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ी है, लेकिन पार्टी के साथ सबसे बड़ा इशू है कि वो MHRD की हेड है। तो MHRD में वो आके लड़कों को, जो भी बच्चे, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो उसके ऊपर जो भी एक क्विक डिसीजन है, क्योंकि हम मैम पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं, पिछले 10 दिनों से पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पिछले 10 दिनों से बरसात में बैठे हुए हैं, झंडा मैम, इवन हमसे भारतीय झंडा छीन लिया जाता है मैम। क्या वो झंडा वापस दिया गया नहीं आप मैम, लोगों को? ये झंडा सबसे बड़ा है कि हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान में मैम सबसे इम्पोर्टेंट तजव्वुद जो होता है वो हम झंडे को देते हैं मैम। इवन राष्ट्र झंडा, राष्ट्र धरोहर, वो हमसे छीन लिया जाता है। उसके बाद भी जो हमने सॉरी, उसके बाद भी जो हमने झंडे फ्लैग्स बनाए, उस बारिश में भी हम, जो लड़कियां हैं, जैसा कि हमें मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन है कि लड़कियां भी साइलेंट प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं, उसके बाद भी वो, उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं फिर से लाठी चार्ज ना हो जाए। तो लाठी चार्ज का जो इशू है या बाकी इशू, उनको ये, चलिए मैं फोन लाइन पर मेरे साथ जो इस वक्त स्टूडेंट है, मैं उनसे जानना चाहूंगी, जो नेशनल फ्लैग आप लोगों से छीना गया था, क्या वो फ्लैग वापस किया गया आप लोगों को? नहीं मैम, वो फ्लैग अभी तक वापस नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो आपके यहाँ साथी हैं बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ झंडे बनाए और उन्हें अपने हाथ में रखा, क्या ऐसी स्थिति में आप लोगों के अगेंस्ट किसी तरीके का कदम उठाया गया? जी मैम, ऐसा है कि अब हम लोग जो है वो साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। पूरी लड़कियां वहाँ पे मेन बिल्डिंग के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। कल सारी रात बारिश, कल के दिन में धूप आई, बारिश आई, कल सारी रात के टाइम पे वहाँ लड़कियां बैठी हुई थी, साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, अभी भी बैठी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए और बिना कुछ देखे निकल गए। आप मैम सोच सकती हैं, वहां से हमारे ही एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ही कुछ प्रोफेसर वहां से निकले, वहां पे उन्होंने 3 बार गाड़ी की ब्रेक लगाई, रुके एंड देख के निकल गए। किसी ने हमारे से आके बात नहीं की वहां पे। ऐसा चल रहा है इस कॉलेज में। ये वही प्रोफेसर्स हैं जो आप लोगों की क्लासेस लेते आए होंगे। कभी क्लास के ड्यूरेशन में कोई ऐसा इंसिडेंस याद आ रहा हो आपको जिससे ये पता चलता हो कि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार तो पहले से ही होता आया है? क्लास में कैसे इनका रुख कैसा होता है आप लोगों के प्रति? जो यहाँ पर प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो उनका रुख कैसा होता है आप लोगों के प्रति? मैम एक्सक्यूज मी, मैं इसके उत्तर देना चाहूँगा मैम जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम कश्मीर से नहीं है। जैसे कि कश्मीर में ऐसा होता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, सडन कोई मिस्टेक हो जाती है, और जो कश्मीर की जो एक लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज, जो पर्टिकुलर जो सब कोई नहीं समझ सकते, वो पर्टिकुलर, जैसे कि अगर उनको हम पे भी जोक्स करना है तो पर्टिकुलर वो उसी लैंग्वेज में करते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ताकि वो बाहर के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज समझ ना पाए और वो हंसते हैं। और लेकिन अगर हम अपने जो साथी होते हैं, हमसे पूछते हैं क्या हुआ, तो मैडम वो हमें यही बोल देते हैं कि कुछ नहीं, मैडम ने उसी टॉपिक पे कुछ बोल दिया तो हंसी आ गई, लेकिन होता कुछ और ही है। तो सोचिए इतना इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि हर पल एम्बैरसमेंट का मोमेंट होता है, हर पल ऐसा बीतता है जैसे मानो कि वो इस देश के हिस्से नहीं है, इस देश से बाहर पाकिस्तान जैसे सरजमी पे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस आवाज को आपके सामने इसलिए रख रहा है क्योंकि सुदर्शन न्यूज ये जानता है कि देश सबसे पहले होता है और इस देश के रहने वाले हर एक नागरिक को अधिकार है कि देश में रहकर वो भारत का झंडा बुलंद करे, भारत माता की जय के नारे लगाए और वो तमाम उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश विरोधी हरकतों को अंजाम देते हैं। आप सभी छात्रों के साथ हम बराबर खड़े हुए हैं। मेरे साथ जो स्टूडियो में छात्र मौजूद हैं, मैं आपको भी ये बोलना चाहूंगी कि सुदर्शन न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है। वो छात्र जो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आपको भी बताना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज आप लोगों की आवाज दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ हम मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी मांगे जायज हैं और असल में आप ही सच्चे देशभक्त हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।